हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। तो हम लोग हैं आज आपके क्लास 9th के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने आज का जो टॉपिक लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के सारे कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर। देखिए, एमसीक्यूज के साथ कंसेप्ट का बड़ा अच्छा लेना देना है। क्यों? क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज का जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है वो क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के बारे में बता रहा होता है कि आपको कंसेप्ट के बारे में कितना डीप नॉलेज है। तो आज मैं आपके लिए सारे एमसीक्यूज उन कंसेप्ट के साथ आपको लिए कराऊंगा, जो सारे कंसेप्ट आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने क्लास 9th की पहली क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमसे बात कर रहा है द एटॉमिसिटी ऑफ K2Cr2O7 की बात कर रहा है। बात आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है आपसे ये पोटेशियम क्रोमेट की आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी। तो भाई सबसे पहली बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए भाई एटॉमिसिटी होता क्या है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि अगर बात करा जाता है एटॉमिसिटी के साथ तो इसका क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के अंदर। मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट है, ये क्या कहलाती है? उस आपके मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाती है। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है K2Cr2O7 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, मतलब पोटेशियम क्रोमेट की कितनी होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पोटेशियम के कितने एटम्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे 2 हैं। आपके क्रोमेट के यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। और आपका ऑक्सीजन जो है आपके क्रोमियम के 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने आपके यहाँ पर 7 है। तो देख लीजिए कैसे पता लगा मुझे इनके एटम कैसे हैं। तो जो इनके बेस में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर कितना है 7। तो देखिए पोटेशियम 2, क्रोमियम आपके 2 और आपके ऑक्सीजन कितने हो गए 7। इन सबको ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 11। टोटल कितना हो गया 11। ऑप्शन में देख लेते हैं 9, 11, 10, 12। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 11। देख लीजिए, ये रहा आपका डेफिनेशन, ये रहा आपका डेफिनेशन नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, आप किसी भी कंपाउंड का एटॉमिसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कैन यू नेम द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्या आप इन चारों में से बता सकते हैं क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो क्विकलाइम के फॉर्मूले के लिए सबसे पहली बात है, क्विकलाइम का हम लोग केमिकल नेम बताते हैं। तो इसका केमिकल नेम आपके पास क्या होता है? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम उनके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? चलिए पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है? पहला स्टेप होता है कि जो भी कोई आपके पास कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड का आप नेम लिखिए। क्या कंपाउंड का नाम लिखिए? आप उसका कंपाउंड का नेम लिखिए, उसको फैक्टर करके नेम लिखिए, मतलब उसके नाम को तोड़ दीजिए। दूसरा क्या होता है? उनके जस्ट नेम के नीचे क्या लिखिए? उनके सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करिए। क्या करिए जी? उनके सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करिए। और थर्ड स्टेप क्या होता है? आप उनकी नीचे उनका बैलेंसी लिखिए। क्या लिखिए? उनके नीचे उनका बैलेंसी। ये 3 स्टेप करने के बाद फोर्थ स्टेप आप उसका क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जो फाइनल कंक्लूजन आपके पास आएगा, वही आपका क्या बन जाएगा? वही आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। वही आपका क्या बन जाएगा? केमिकल फॉर्मूला। तो ये कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो भैया देख लेते हैं जरा फॉर्मूला क्या बनेगा क्विकलाइम का, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए पहले स्टेप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं? कैल्शियम। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूं? दूसरा आपका ऑक्सीजन। ठीक है जी। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है जी? Ca। ऑक्सीजन का कितना होता है? O। बैलेंसी लिख देता हूं उसके नीचे। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। इनका क्या करना है भाई? अब इनका करना है क्रॉस। चलिए क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? Ca के साथ देखो 2 बन जा, 2 बन जा।
कैंसिल आउट हो गए, 1 1 यहां पर शॉर्ट हैंड बनता है, तो बेटा क्या बनेगा यहां पे पूरा टोटल करके CaO, क्या बनेगा यहां से CaO। तो यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारा इससे मेल आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपको सिंबल बताना है, किसका, कैडमियम का आपको सिंबल बताना है। क्या बताना आपको, कैडमियम का सिंबल बताना है। तो बता देते हैं भैया, Ca होता है, नहीं भैया Ca नहीं होता है, आपका Cu होता है, नहीं भैया Cu भी नहीं होता है, Cm नहीं, ऑप्शन डी Cd आपका क्या हो जाएगा यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Cd क्या हो जाएगा आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नॉवल गैस, जो नॉवल गैस है उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जो नॉवल गैसेस है उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉवल गैसेस क्या होती है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉवल गैसेस की, किनकी बात कर रहा हूं, नॉवल गैसेस की बात कर रहा हूं, तो नॉवल गैसेस का दूसरा नेम, इसका दूसरा नेम इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब जो गैसेस अनरिएक्टिव होती है, जो गैसेस कैसी होती हैं, अनरिएक्टिव गैसेस होती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। जब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं तो ये क्या बन जाती है, नॉवल गैस बन जाती है, मतलब आपकी अनरिएक्टिव गैसेस हो जाती है। अब जब ये अनरिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये जब किसी से रिएक्ट नहीं करते तो ये नेटिव स्टेट में रहना पसंद करते हैं। कैसे स्टेट में रहना पसंद करते हैं, नेटिव स्टेट में रहना पसंद करते हैं, जिसका मतलब है अलोन, अकेले। कैसा रहना पसंद करते हैं, अकेले। भाई मेटल जो है वो आपके नेटिव स्टेट में रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं। जितने मेटल्स हैं आपके वो सारे कैसे रहते हैं, वो अकेले रहते हैं आपके, साथ ही साथ में इंक्लूडिंग विद नॉवल गैस, इंक्लूडिंग विद नॉवल गैस, ये सारे के सारे ही आपके क्या कहलाते हैं, ये नेटिव स्टेट में रहने वाले आपके एलिमेंट होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, ये आपके सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके मोनो एटॉमिक होते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन हमारा यहां से मिल गया, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा, डेट इज मोनो एटॉमिक। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ये रहा आपका। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के व्याप पर मैं आपके सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपका एमसीक्यू से ही कवर होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिए। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ वन शॉट में कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ में आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आने वाले जो भी कोई आपकी अभी एग्जाम्स होंगे या फिर आपके पीपीटीज होंगे, उन सब में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप जल्द से जल्द देख पाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। किसमें पूछ रहा है, NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी पूछ रहा है। NH3 को बोलते हैं क्या है, इट इज अमोनिया। ये क्या है, ये अमोनिया गिवन है। तो हो सकता है कि शायद NH3 की प्लेस पर आपको क्या बोल दे, वो अमोनिया बोल दे। ठीक है, तो कैसे करना है, बोल रहा है कि इनका वैलेंसी कितना होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं करना चाहें तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो स्टेप मैंने आपको पीछे बताए थे उस स्टेप को बैक कर लो, उस स्टेप को क्या कर लो, बैक। चलो सॉरी, कंपाउंड क्या है हमारे पास, NH3। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बना होगा। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो n पर कितना है, 1, तो 1 किसका होगा भैया, 1 होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि क्रॉस किया गया है ना। हाइड्रोजन पे कितना है, 3, तो ये 3 किसका होगा, ये 3 होगा नाइट्रोजन का, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आपका कंपाउंड NH3 बना होगा, है ना। इसी वजह से देख लो भाई, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी यहां से कितना शो हो रहा है, 3 शो हो रहा है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, 3। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं तो आप इसके अलावा भी आप नाइट्रोजन का वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो नाइट्रोजन में लिख लेता हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। इस 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा, 2,5 होगा। कितना होगा, 2,5। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 3 से ज्यादा होते हैं तो 8 में से माइनस करना होता है। किस में से माइनस करना होता है, 8 में से। तो भैया मैं कर देता हूं, 8 - 5 आंसर कितना आएगा, 3।
आंसर कितना आएगा 3, और 3 ही हमारा आंसर आया है। तो ये दो अल्टरनेट मेथड हो गए जिससे आप किसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, नाइट्रोजन की फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी कुछ कंपाउंड्स में वैलेंसी जो होती है वो आपकी वेरी कर जाती है, ठीक है। क्यों, अब वेरी क्यों करेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आयंस की वजह से पूरा का पूरा जो हमारा ग्रुप होता है वो आपका अलग वैलेंसी शो करता है, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल, बात कर रहा है एथेनॉल की, ठीक है। क्या फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला हमें गिवन है C2H5OH, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर रहा है, तो 3 को कर रहा है। एक आपका कार्बन है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है और तीसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने एलिमेंट्स आपके मौजूद हैं, या फिर आपको नेम दे देगा जैसे एथेनॉल और पूछेगा कितने एलिमेंट से मिलकर बना है। तो आप एलिमेंट्स को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका फॉर्मूला लिखकर, जैसे यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ से आंसर। अब क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है इनका, मॉलिक्यूलर मास। तो भाई देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो भाई जितने आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सभी एलिमेंट्स का जिक्र होगा एक साथ। कैसे होगा, कैसे होगा, तो इट इज सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स बाय इंक्लूडिंग नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट कराना है इसका किसके साथ, विद देयर एटॉमिक मास, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट अ मॉलिक्यूलर मास। कैसे मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो आपके प्रेजेंट है और साथ ही में उसके क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, उसके एटॉमिक मास के साथ करेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास। तो देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा इसके टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो जी कर लेते हैं, चलिए देखिए जरा कैसे होगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे कार्बन के, 2 है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। प्लस कितने एटम्स मौजूद हैं आपके हाइड्रोजन के, 5 ये है और 1 ये है, 5 ये है 1 ये है, टोटल कितने हो जाते हैं 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, यहां पर एटॉमिक मास आपका कार्बन का कितना होता है, डेट इज 12, एटॉमिक मास आपका हाइड्रोजन का कितना होता है, डेट इज 1, और आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, डेट इज 16। तो ये 12 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये आपका 16 यूनिट। चलिए लगा लेते हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा जी आपके पास यहाँ पर 12, प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा जी 1, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डेट इज 16। चलिए 12 2 जा 24 प्लस 6 और प्लस 16। चलिए भाई ऐड कर लीजिए इन सभी के लिए, कितना आंसर आएगा, डेट इज 46। यूनिट में आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन में देखो यूनिट भी गिवन है, ग्राम भी गिवन है। अब कंफ्यूजन ग्राम लगाएं यूनिट लगाएं, तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछे, क्या पूछे, मॉलिक्यूलर मास, तो आंसर जो आपका गिवन आपका जो आएगा, जो आपको देना है वो किस में देना है, आपको यूनिट में देना है। लेकिन अगर मोलर मास पूछे, कौन सा मास पूछे, मोलर मास पूछे, तब आंसर आपका किस में जाएगा, ग्राम में। अगर आपसे क्या पूछता है, मोलर मास, तब आंसर किस में जाना चाहिए, आपका जाना चाहिए ग्राम में। समझ गया बात के लिए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा, डेट इज 46 यूनिट। और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द मोलर मास। देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल विथ टिपिकल साइजेस ऑन द ऑर्डर ऑफ। बात कर रहा है एटम्स के जो साइजेस है वो बहुत ही ज्यादा आपके छोटे हैं, तो उनको किस में मेजर किया जाएगा। तो मैं आपके लिए बता दूं, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स थ्योरी जो आपकी 1808 में आई थी, ठीक है, उसमें आपके एटम को लेकर जिक्र किया गया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेट इज DAT, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका साइज ऑफ एटम था वो कितना था, यहाँ पे एटम का जो साइज था वो कितना था, तो यहाँ पे एटम के साइज की बात की गई थी, कितनी की गई थी, 10⁻⁹ मीटर, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर। क्या बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर। तो जो सबसे छोटा इसको फाइंड आउट करने का जो यूनिट बनेगा आपका वो क्या बनेगा, दैट इज नैनोमीटर। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो एक्चुअल साइज है वो किसमें गिवन है, दैट इज 1 नैनोमीटर है। तो यहां से ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। एक एक्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 106 है। एक x का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, दैट इज 106। तो पूछ रहा है कि x इन चारों में से कौन सा होगा। तो मैं आपको चलिए बता देता हूं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास आपका कितना होता है, 40 यूनिट होता है। कार्बन का कितना होता है आपका, 12 यूनिट होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 यूनिट होता है। सल्फर का कितना होता है आपका, 32 यूनिट होता है। सोडियम का कितना होता है आपका, सोडियम का आपका 23 यूनिट होता है। ठीक है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन का कितना होता है, दैट इज 35.5 यूनिट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल दे दी सारे के सारे एटॉमिक मासेस की। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए कॉन्सेप्ट आपको मैंने पीछे बता दिया है, आप लोग अपनी कॉपीज पर सॉल्व करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट करता हूँ। चलिए कैल्शियम की बात कर रहा हूँ तो 1 × 40 आ जाएगा, प्लस कार्बन की बात कर रहा हूं तो 1 × 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं प्लस 3 × कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 40 और 12 यहां से कितना आएगा, 40 + 12 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 48। टोटल कर लीजिए जी, इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 108 यूनिट। कितना आ जाएगा यहाँ से 108 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है 106, तो भैया नहीं होगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सल्फर की बात कर ले रहे हैं तो 1 × 32 होता है, प्लस आपका 3 × 16 होता है। चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 32 + 48। ठीक है, कितना हो गया, 80 यूनिट हो गया। पूछ 106 रहा है, भैया ये भी नहीं होगा। अगले की बात कर लेते हैं, सोडियम का कितना है, 23 है। ठीक है, कार्बन का कितना है आपके पास, 12 है। ऑक्सीजन का कितना है आपके पास, 3 है। चलिए देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 46, 12 और आपका कितना हो गया 48। ठीक है, इन दोनों का ऐड करेंगे 60 आ जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 106 यूनिट आ जाएगा। 106 आ गया, 106 ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आपका सोडियम कार्बोनेट का मोलेकुलर मास कितना होगा, 106 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बात कर रहा है इनमें से कौन सी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। बात बिल्कुल सही है, ये बात डाल्टन ने बोला था कि एटम्स ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही बिगाड़े जा सकते हैं। ठीक है, अगला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बात बिल्कुल सही है, जितने एलिमेंट्स आपके होते हैं हर एलिमेंट के एटम अलग अलग आपके एटम्स होंगे, उनके हिसाब से उनके साइज भी डिफर करेंगे और उनके मासेस भी डिफर होंगे, और साथ ही साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। बिल्कुल सही बात कह दी यहाँ पे डाल्टन की, बिल्कुल पॉस्टुलेट में ये है। अगला क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन ओनली 1 to प्रोड्यूस मोर देन एनी वन कंपाउंड। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। बात क्या है, बात ये है कि जो एटम्स हैं आपके सेम एलिमेंट्स के, ये आपके डिफरेंट रेशो में कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म अ वन और अ मोर कंपाउंड। एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए इनका जरूरी नहीं है इनका रेशो हर बार कैसा हो, सेम हो। इनका रेशो डिफर हो सकता है, इनका रेशो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ओनली 1 रेशो कह दिया है। यह बात जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रेशो में ये हर जगह मौजूद होंगे, ये आपके डिफरेंट रेशो में भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट की बात कर रहा है। ऑप्शन सी इसके मुताबिक क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं।
एन एटम इज, बात कर रहा है एटम क्या है, तो एटम सबसे ज्यादा आपका टाइनेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे ज्यादा टाइनेस्ट पार्टिकल होता है जिसका साइज आपका 1 नैनोमीटर होता है। अब वो बोल रहा है इनमें से कुछ भी आपके इसके बारे में गिवन नहीं है, तो पूछ रहा है क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये एलिमेंट का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसका होता है, ये एलिमेंट का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसने क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और उस एलिमेंट का ही प्रॉपर्टीज को वो क्या करता है, शो करता है। तो बात तो बिल्कुल सही है ना। अगर सोडियम एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो उसी की तो प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आधे एटम किसी और की प्रॉपर्टी शो करें, आधे किसी और की शो करें। तो भाई वो सोडियम थोड़ी होंगे, फिर तो वो 2 एलिमेंट हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन ए आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का करेक्ट आपको सिंबल बताना है, क्या है, GOGEGDAU। गोल्ड का करेक्ट सिंबल क्या है, तो मैं आपके लिए बता दूं भाई, जे वर्जिलियस नाम का एक व्यक्ति, जे वर्जिलियस नाम का एक व्यक्ति है। इस बंदे ने सबसे पहले आपसे कहा था कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नेम्स हैं वो सिंबल्स की जगह, मतलब सिंबल्स की जगह उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके लैटिन नेम पर होना चाहिए या फिर उनके इंग्लिश नेम के पहले या दूसरे अक्षरों के साथ होना चाहिए। मतलब ये कि जो आपके एलिमेंट हैं उनके जो इंग्लिश और जो लैटिन नेम है उनके पहले या दूसरे अक्षर पर उनके नाम होने चाहिए इंस्टेड ऑफ सिंबल्स। तो जे वर्जिलियस आपका पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इस बात को कहा था और उसकी बात मानी गई। इसी वजह से आपके जो सिंबल्स हैं वो इंग्लिश और लैटिन नेम पर है। तो गोल्ड का जो आपका सिंबल है वो इसके लैटिन नेम पर है। इसका लैटिन नेम क्या होता है, आपके गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम। क्या होता है जी, ऑरम, AURUM। ठीक है, तो इसका पहला दूसरा लेटर ले लेते हैं, दैट इज AU। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके गोल्ड का लैटिन नेम है, ये आपके गोल्ड का कैसा नेम है जी, लैटिन नेम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहा है, मतलब x और y, इनके नीचे इनकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, x3/2। तो यही तो है कि x के 3 एलिमेंट, y के 2 एलिमेंट यहां पर आपके कंबाइन हो चुके हैं, यही तो बात हो रही है। तो कह रहा है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या ली थी मैंने अभी, ये चीजें मैंने ली थी यहां पर क्या, बैलेंसी। क्या ली थी मैंने यहां पर, बैलेंसी। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा। बैलेंसी ही कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है आपके एलिमेंट्स की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉरी 2 आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इज। कह रहा है 18 ग्राम वाटर को क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइज कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए। तो ठीक है, मैं तोड़ देता हूं। वाटर को H2O बोलते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2 + O2, है ना, यही तो बनता है। तो वो बोल रहा है कि इसमें जो 18 ग्राम जो आपके पास वाटर है, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज कराया तो इसमें ऑक्सीजन कितना ऑब्टेन हुआ, कितना ऑब्टेन हुआ। तो चलिए भैया देख लेते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बात कर रहा हूं, तो H2 और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, सिर्फ एक एटम मौजूद है, तो निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे एटॉमिक मास 1 है और एटम्स कितने मौजूद हैं, 2। चलिए ऑक्सीजन का एक यहाँ पर आपका एटम मौजूद है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो कितना हो गया, 2:16। यहाँ पे 2 8 जा 16, तो कितना आ गया यहाँ से रेशो, 1:8। कितना आ गया जी, यहां से 1:8 आ गया नहीं आ गया, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जरा यहाँ पर H2 आपका कितना है जी, यहाँ पर H2 कितना है आपका, यहाँ पर H2 आपका यहाँ पर हो गया क्या, H2 के यहाँ पे 2 एटम्स है। तो भैया देख लो 1 × 2 करूंगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। ऑक्सीजन के कितने हैं, 16। तो बट इधर से 2 मल्टीप्लाई इधर भी क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया यहाँ पे आपका 16। कितना हो गया आपके यहाँ पे 16। तो भाई देख लो 2 ग्राम हाइड्रोजन पर कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 16 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो निकाल लीजिए, जो यहाँ पर आए हैं ये इनका रेशो निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना है 1:2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2:16 हो जाएगा। कितना आएगा 2:32, 2 बन जा और 2 16 जा। तो कितने ग्राम आ रही है ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम आ रही है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज इन अकॉर्डेंस विद। बात कर रहा है किस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो इनमें से कौन सा लॉ आपका एप्लीकेबल होता है। तो देख लेते हैं भाई, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स नहीं, आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शंस नहीं, ये तो रेशो की बात करता है। रह गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनी साहब ने आपको ये बताया था, एक मिनट रुकिए, एंटोनी साहब ने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था कि मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उसी के बिहाफ पर हम हर रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उनके एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बिल्कुल सिमिलर करते हैं। तो एंटोनी साहब ने आपको बताया था, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप हर केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, हर केमिकल इक्वेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is a correct statement? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं। देखो इसमें सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की बात हो रही है। पूछ रहा है कि इनमें भाई ये जो आपके ये जो गिवन है बेटा नेम, इन नेम्स का आपका करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, जरा यहाँ पर जनरली टर्म्स में मैं आपके लिए यहाँ पे बता दे रहा हूं क्या, कि आपका जो सल्फेट आयन होता है, सॉरी आपका जो यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पे जो सल्फेट आयन होता है, सल्फेट, ठीक, एक होता है आपका सल्फाइड और एक होता है आपका यहां पे सल्फाइड। देख लीजिए, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड। ठीक है, बता देता हूं मैं आपके लिए आयंस की फॉर्म में। सल्फेट होता है SO4 2 निगेटिव, क्या होता है जी SO4 2 निगेटिव। सल्फाइड क्या होता है आपका इट इज S2 निगेटिव। और सल्फाइड क्या होता है, इट इज SO3 2 निगेटिव। क्या होता है जी, आपका सल्फाइड होता है SO3 2 निगेटिव, सल्फाइड होता है आपका S2 निगेटिव और सल्फेट होता है SO4 2 निगेटिव। सोडियम के साथ पेयर करवाना है, किसके साथ पेयर करवाना है, सोडियम के साथ। तो भैया मैं आपको देखो यहां पे दिखा दे रहा हूं, सोडियम सल्फाइड की बात कर रहा है, सल्फाइड में S2 निगेटिव आना चाहिए। भैया यहां पे हो गया, बिल्कुल ठीक आ गया। यहां पर सोडियम सल्फाइड की बात कर रहा है, तो भैया देख लीजिए। चलो अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये Na है, SO4 के साथ बनाकर दिखा रहा हूँ। Na का वैलेंसी 1, सल्फाइड का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, Na2SO4। ठीक है जी, Na2SO4। चलिए सोडियम सल्फाइड बना के दिखा दे रहा हूँ। S वैलेंसी 1 होता है और सल्फाइड का वैलेंसी 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा Na2S बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सल्फाइड बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, सल्फाइड, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा Na2SO3। देख लीजिए भाई ये तीनों के तीनों कहां पर मौजूद है, Na2SO4, Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, बिल्कुल सही बात हो गया। Na2S आपका सोडियम सल्फाइड हो गया, देख लो भैया बिल्कुल सही है। अगला आपका क्या होना चाहिए, Na2SO3 होना चाहिए, ये आपका सोडियम सल्फाइड हो गया। तो भैया ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या हो गया, यहां से बिल्कुल ही सही हो गया, बिल्कुल ही क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ताकि आपको आयंस के बारे में पता लग जाए और आप सही ऑप्शन मार्क कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बात कर रहा है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कैल्शियम फॉस्फेट। तो भाई ये देख लीजिए, ये जो है ये बेटा ये जो है ये आपके कैसे है, ये आपके आयंस है, ये आपके क्या है, आयंस। तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, यहां पर दो आयंस मौजूद है, एक कैल्शियम और दूसरा फॉस्फेट। अगर मैं यहां से आपसे कैल्शियम आयन की बात कर रहा हूं, किसकी बात करूं, कैल्शियम आयन की, तो ये क्या होता है, इट इज Ca2 पॉजिटिव। मैं आपसे फॉस्फेट आयन की बात करूं, किसकी बात करूं, फॉस्फेट आयन की, तो ये क्या होगा आपका PO4
3 नेगेटिव। कितना होगा? PO4 3 नेगेटिव। देख लीजिए एक बार, चलिए हो गया। चलो बना लेते हैं, जरा फॉर्मूला बना लेते हैं। ये रहा कैल्शियम और ये रहा फॉस्फेट। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है जी? 2 है। ये रहा, जितने भी आपके आयंस होते हैं ना, तो आयंस में जो चार्ज होता है आपका लगा हुआ, जो आयंस पर आपका चार्ज होता है, जैसे ये कैटायन है और ये आपका क्या है? एनायन। ये कैटायन है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही क्या होती है? वही इनकी वैलेंसी होती है। वही क्या होती है? इनकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? प्लस का 2। और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है? माइनस का 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस तरीके से फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने स्टेप बताया था वो स्टेप नोट डाउन कर लीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर आपस में न्यूट्रल बनाएगा, तो चार्ज यहां पे आपको कोई मेंशन नहीं होगा। Ca के साथ 3 जाएगा, तो कैल्शियम के साथ क्या आएगा? 3। और फॉस्फेट के साथ ट्वाइस जाएगा। फॉस्फेट के साथ क्या जाएगा? ट्वाइस। तो हमारे यहां से कंपाउंड क्या बनेगा? ये कैल्शियम फॉस्फेट। देख लीजिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल मिलता जुलता है, और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? एन एलिमेंट एक्स हैज वैलेंसी इक्वल टू 3। बात कर रहा है एक एलिमेंट एक्स है जिसका वैलेंसी कितना है? 3। तो वैलेंसी कहां आएगी? उसके नीचे। ठीक, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला विद कार्बोनेट आयन। किसकी बात कर रहा है? कार्बोनेट आयन की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव होता है। क्या होता है कार्बोनेट आयन आपका? CO3 2 नेगेटिव होता है। तो चलिए बना दीजिए एक्स के साथ कार्बोनेट का। तो CO3 बैलेंसी कितना हो गया भैया इसका? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बनेगा? एक्स के साथ 2 आएगा और कार्बोनेट के साथ क्या आएगा? होल थ्राइस आएगा। क्या आएगा? कार्बोनेट होल थ्राइस। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा, X2CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन डायएटॉमिक है। ऑक्सीजन क्या है? डायएटॉमिक। मतलब O2 जो है, तो जितने आपके एटम्स मौजूद होते हैं, जितने आपके एटम्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन ये एटॉमिक बनाते हैं। जैसे मतलब ऑक्सीजन पे 2 है, तो ये क्या हो गए? ये हो गया आपके डायएटॉमिक। ये कैसे हो गए आपके? डायएटॉमिक। ऑक्सीजन अगर आपका सिंगल होता तो ये क्या होते? ये होते मोनोएटॉमिक। कैसे होते? मोनोएटॉमिक। और अगर ऑक्सीजन आपके 3 होते तब ये क्या होते? तब ये होते आपके ट्राइएटॉमिक। कैसे होते आपके? ये ट्राइएटॉमिक। तो देख लेते हैं, ऑक्सीजन डायएटॉमिक है तो मतलब O2 था, तो आपका डाई आ गया। ओजोन का क्या होता है? O3, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्राई। ये क्या हो गया? ट्राई। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन आपका क्या है? ट्राइएटॉमिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एन एलिमेंट एक्स इज टेट्रावैलेंट। एक एलिमेंट एक्स है जो टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो इसका मतलब इसका 4 वैलेंसी होगा। तो एक्स के नीचे क्या लिखेंगे हम? 4। एक्स के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? 4। ठीक। एंड अनदर एलिमेंट बाई। बाई कैसा है आपका? डाइवैलेंट। और डाई का मतलब क्या होता है? 2। अभी पीछे ही बताए थे हम आपके लिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं वाई। वाई के नीचे कितना आएगा आपका? 2। अब क्या करना होता है? अभी ये कंपाउंड पूछ रहा है, इन दोनों से क्या करना होता है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो x के साथ कितना आएगा? 2। और y के साथ क्या आएगा? 4। देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन है? x के साथ 2 और y के साथ 4। अब देख लीजिए भैया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या बनेगा? XY2। कंपाउंड क्या बनेगा? XY2। तो ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए आपके पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। जो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाकर तैयार करी है, इस पीडीएफ से आप समझ लीजिए आपके पेपर में यही पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं एटम मॉलिक्यूल से। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी तरीके से देखें। इसी तरीके से हम लोग, मैं आपके लिए हर एक चैप्टर पर वीडियो लेकर आऊंगा। ऑलरेडी क्लास 9 के लिए आपके लिए एक आपके सेल और टिश्यू का आपके लिए एक कंबाइंड 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर उसको भी देख लीजिए। 9th क्लास का फुली पैकेज हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब पर, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फॉर्मूला मास यूनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉर्मूला मास यूनिट मतलब मॉलिक्यूलर मास की ही बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? ZNO।
किसकी बात कर रहा है? ZnO। नाम क्या होगा जी इसका? नाम होगा इसका Zn को बोलते हैं जिंक, और जो O है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड इसका नेम है। बोल रहा है इसका फॉर्मूला मास यूनिट कितना होगा, तो भैया बता दो कितना होगा? ZnO है जिंक। मैं आपको बता दूं जिंक का एटॉमिक मास होता है 65 यूनिट, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है, पीछे भी बताए थे, 16 यूनिट होता है। ठीक है, तो देख लो भैया जिंक के कितने एटम है? 1 एटॉमिक मास 65। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटॉमिक मास 16। 65 और प्लस 16 कितना हो गया? 81 यूनिट। कितना हो गया? 81 यूनिट। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए इस तरीके का आपके क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। आप यकीन मानिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। आप समझ लीजिए एटम मॉलिक्यूल आपका हो गया। आप समझिए एटम मॉलिक्यूल आपका हो गया। चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो देख लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2। क्या करे जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बनेगा? Al2O3। क्या बनेगा? Al2O3। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेप मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, वीडियो के एंड तक देखते रहना। आपका समझो एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात कर रहा है करेक्ट सिंबल फॉर सिल्वर। करेक्ट सिंबल फॉर सिल्वर। सिल्वर का भी हम लोग लैटिन नेम यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या उसका? लैटिन नेम। लैटिन नेम क्या होता है इसका? अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। ठीक है, तो भैया इसका पहला 2 अक्षर ले लो, क्या हो जाएगा? AR। क्या हो जाएगा? AR। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका AR नहीं, इसका AG लिया जाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा, AG। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेट इज अर्जेंटम। ठीक है, तो आपका AG क्या हो जाएगा? हम सिल्वर का कौन सा सिंबल लेते हैं? हम सिल्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए AG का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का अगेन हम लोग फिर से इसका लैटिन नेम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा नेम इस्तेमाल करते हैं इसका? लैटिन नेम। लैटिन नेम क्या होता है इसका? नेट्रियम। क्या होता है भैया इसका लैटिन नेम? इसका लैटिन नेम होता है आपका नेट्रियम। ठीक है, Na उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? Na। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके लिए इनके लैटिन नेम्स और इनके इंग्लिश नेम अगर आपको चाहिए, इस पर आपको एक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए इस चैप्टर में और भी वीडियो बना पाऊं। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा नीचे, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बात कर रहा है किसने नींव रखी है, किसकी? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो मैं आपके लिए बता दूं भाई साहब, क्या बेटा जी? एंटोनी साहब, एंटोनी लावोजियर साहब। एंटोनी लावोजियर साहब आपके पहले वो केमिस्ट थे जिनने आपके लिए क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, जिसने नींव रखी थी केमिकल्स के एस्टेब्लिशमेंट की, जिसने नींव रखी थी आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को ऐड कर एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करने की। ठीक है, तो नींव रखने वाला व्यक्ति आपका कौन था? एंटोनी लावोजियर था। तो ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट कर रहा है? तो किसने दिया था? मैंने आपको भी बताया था, एंटोनी साहब ने दिया था हमको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कि आपका मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब आपका जो मास है वो ना तो कभी आपका बनेगा और ना ही कभी बिगड़ेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। जिस कोई भी एलिमेंट का जितना भी मास आप ले रहे हैं, उसका मास उतना ही उसके प्रोडक्ट साइड में भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मैटर कैन बी क्रिएटेड। अरे भैया मैटर कहां बना रहे हो?
मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड, अरे डिस्ट्रॉयड कहां से हो जाएगा, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंफ्यूज मत होना, मैटर की बात करी जा रही है तो डाल्टन ने ये बात डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में क्लियर हुई थी, ठीक है, कि भाई मैटर क्या है, मैटर आपका पार्टिकल से मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, पार्टिकल से। और सबसे ज्यादा टेनेस पार्टिकल को क्या कहा जाता है जी, एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। और एटम के पास ही क्या होता है, मास, एटम के पास ही क्या होता है, मास। इसीलिए यहाँ पे मास की जगह क्या यूज कर लिया गया है, मैटर यूज कर लिया गया है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मास लिखा हुआ आएगा फिर भी ऑप्शन यही जाएगा, मैटर होगा फिर भी ऑप्शन यही जाएगा। तो इसी के साथ आज मैं क्लास आपके साथ फिनिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। एंड तक वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपको वन शॉट में क्लियर करना है ना, तो आपके लिए ये सारे एमसीक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको कुछ किसी भी चीज के किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर जल्दी ही आपके लिए आ जाऊं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास, सी यू टुमारो।